आज हम दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। एक है एजुकेशन, जो एक्चुअली आपको एबल बनाता है सीखने के, समझने के कि एक्चुअली कोई काम कैसे होता है, हमारे आसपास सिस्टम कैसे काम कर रहा है और आपकी जगह वहां पर क्या है और कहां आपको जाना है। दूसरा एस्पेक्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉपर्टी। आप में से कई लोग कहेंगे प्रॉपर्टी के बारे में क्या? आपको पता लगेगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टी पर जो आपके व्यूज हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी एज अ कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है प्रॉपर्टी, पता लगेगा आपको। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया चल रही है तो हम देखते हैं कि एक ऐसा सेक्शन है जिसके पास देयर इज वास्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा ऐसा सेक्शन है डिस्पाइट वर्किंग फॉर 12 आवर्स 15 आवर्स दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू हैव सम बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड, यानी कि मूलभूत जरूरतें भी उनको पूरी नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? तो एक बात तो कही जाती है कि देखो वो डिजर्व करते हैं ऐसा क्योंकि प्रकृति ऐसी है। जिस जगह वो पैदा हुए, जिस समय में वो पैदा हुए, इस वजह से वो गरीब हैं। अगर गरीबी बहुत ज्यादा फैल जाए तो क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है, वहीं पर रेवोल्यूशन भी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि कारण जो है वो केवल प्रकृति नहीं है, कारण ये भी है कि आप कैसा सिस्टम वहां पर सेट करते हैं, किस बिना पर कौन से रूल्स डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। जी हां, केवल आपका हार्डवर्क ही डिसाइड नहीं करता कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। उस समय के रूल्स, टैक्स किस बिहाफ पर होगा, अधिकार कैसे होंगे आपके प्रॉपर्टी के, ये सारे रूल्स हैं वो डिसाइड करते हैं। और ये सारे रूल्स बनते किस बिहाफ पर हैं? प्रेवलेंट आइडियाज पर। और आज ऐसे ही आइडियाज को हम रिलेट करेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड डिबेट को भी जानेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी प्लेटो की, जैसे प्लेटो के आइडियाज किस वजह से इमर्ज हुए। उसका एक शॉर्ट बैकग्राउंड दे दूं जिससे कि मैं आसानी से कनेक्ट कर सकूं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा होगा प्लेटो के व्यूज एजुकेशन पर। प्लेटो एक्चुअली पॉलिटिकल थिंकर बने क्यों थे? क्योंकि प्लेटो ने अपने समय में, यंग प्लेटो ने देखा था पेलोपोनेशियन वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। प्लेटो एथेंस से बिलोंग करते थे, आज जहां पर ग्रीस है, और उस वॉर में देखा कि एथेंस हार गया था। और कोई भी अपनी मातृभूमि को अगर हारता हुआ देखता है, एंड स्पेशली दैट पर्सन इज इंटेलेक्चुअल, तो वो क्या सोचेगा, ये हार हुई क्यों और कैसे मैं अपनी मातृभूमि को मजबूत बना सकता हूं। सेम वही एक्चुअली कॉज था प्लेटो का, जो ड्राइव कर रहा था उन्हें टू बिकम अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि हार का एक बड़ा कारण यह है कि जो लोग हैं वो इग्नोरेंट हैं, एंड स्पेशली कौन लोग? रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है, जो रूल करने वाले लोग हैं, दीज आर इग्नोरेंट। बिक गए हैं स्पार्टा से। कितने सारे लोगों ने तो पैसा ले लिया, युद्ध चल रहा है और अपनी देश को हरवा दिया। तो ये इग्नोरेंट हैं। और इग्नोरेंट हैं क्यों? क्योंकि इनके पास सही एजुकेशन नहीं है। दे डोंट नो द आइडियल ऑफ लाइफ, दे डोंट नो व्हाई दे आर लिविंग। उनको केवल यह बताया गया आइडिया ऑफ गुड लाइफ इज अर्निंग मनी, तभी तो पैसा ले लिया, ब्राइब ले ली, और ब्राइब लेके भी अपना देश जो है उसको कमजोर कर दिया। अब दूसरे जब गुलाम बनाएंगे आपको, तो जाहिर सी बात है आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो अधिकार नहीं मिलेगा जो आपको आजाद होते वक्त मिल सकता था। अब ये जो इग्नोरेंट है, ये इस बात से पता लगता है बिकॉज दे आर ग्रीडी। एंड व्हाई दे आर ग्रीडी? दे आर ग्रीडी फॉर मनी, बट व्हाई दे आर ग्रीडी फॉर मनी? व्हाई दे आर ग्रीडी फॉर पावर? यू नो व्हाई? Because their idea of good life is centered around pleasures. केवल उनको लगता है जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? प्लेजर, उपभोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी बात को ऐसे ही मान लो, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस हाउ थिंग्स इवॉल्व्ड, ठीक है? लेकिन हाँ, यू शुड बी रिसेप्टिव अबाउट डिफरेंट ओपिनियंस। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर यही तो है आइडिया प्लेजर का, हम भी इसी वजह से जी रहे हैं, बेहतर से बेहतर प्लेजर्स हमें मिल जाए, इसी वजह से सारी मेहनत है, जद्दोजहद का कारण ही ये है। प्लेटो कह रहे इस रास्ते पे जाकर कुछ क्षणिक सुख तो आएगा, बट यू विल नॉट हैव अल्टीमेट दैट एंजॉयमेंट। वो आनंद की अनुभूति अल्टीमेट वाली नहीं होगी। प्लेटो कह रहे हैं जरा सोचिए, द थिंग्स which gives you pleasure, are they able to give you pleasure in permanent sense? नहीं। अब मैं आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूं। ये पेन मुझे ब्लैक दिख रहा है, अगर आप में से लोग कलर ब्लाइंड नहीं है, मैं मानकर चल रहा हूं, तो आपको भी ब्लैक दिख रहा होगा, है कि नहीं?
हम कल को दोबारा मिलते हैं, फिर आपसे पूछता हूं कलर क्या है, ब्लैक है। हम 10 साल बाद मिलते हैं, फिर आपसे पूछता हूं कलर क्या है, ब्लैक है। हम 20 साल बाद मिलते हैं, फिर आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे कलर ब्लैक है। तो यानी कि ब्लैक जो है वो इस पेन की प्रॉपर्टी है, वो परमानेंट नेचर है। हम सबको इस विजिबल स्पेक्ट्रम में ये ब्लैक कलर दिखता है। अब बात करते हैं प्लेजर की। अब सोचिए इस समय पर कौन सी चीजें आपको प्लेजर देती हैं, जो चीज इमीडिएटली आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज हासिल हो जाए। कंसिडर आई एम योर जीनी, आप मांगिए उपस्थित हो जाएगा। सपोज कर रहे हैं, सोचने में क्या जाता है। तो चलिए, जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी हो गई। जो भी आपकी इच्छा है, यू हैव ऑल द क्रिएटिव इन योर इन योर लाइफ, कुछ भी सोच लीजिए, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई, वो आपको मिल गया, या जो भी आप मानना चाहें। अब मुद्दा ये है कि आपको वहां पर प्लेजर अभी मिल रहा है। अगर मैं 10 साल बाद, अरे अभी सोच लीजिए, 2 महीने बाद आपसे पूछूं, अब ये एंटिटी जो आपने मेरे से मांगी थी, इसका जो नेचर है, क्या अब वैसा ही प्लेजर है जैसा आपको पहले मिल रहा था? मुझे बताइए, व्हाट वुड बी योर आंसर? तो शायद आपका आंसर होगा कि नहीं नहीं सर, शुरू में बड़ा मजा था, लेकिन अब उतना मजा नहीं है। तो यानी कि किसी एंटिटी का परमानेंट नेचर नहीं होता प्लेजर। सो वेयर इज द सोर्स ऑफ प्लेजर? सोर्स ऑफ प्लेजर इज हियर। और यही काम नहीं हो रहा, यही तो काम करना है। दैट इज व्हाट प्लेटो वांटेड, एंड स्पेशली रूलिंग क्लास शुड एक्चुअली थिंक ओवर दिस। और आपको रूलिंग क्लास का पार्ट बनना है, यू वांट टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और ऐसे एथिक्स में भी इसका काम आने वाला है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में तो आप हैं ही। तो ये तो पता लग गया आपको कंसर्न क्या था, राइट? अब कंसर्न का सॉल्यूशन कैसे होगा? लोगों को एक सिस्टम में ढालना होगा सोचने के लिए, जिससे वो समझे कि हाँ प्लेजर है, एक पार्ट है, पर्पस नहीं है प्लेजर। पर्पस तो कुछ और है, और पर्पस कहां से मिलेगा? एजुकेशन से मिलेगा। अब एक और बात फैक्ट है, जिस तरीके से हम यहां पर सोच विचार कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि समाज का हर एक व्यक्ति इन मुद्दों पर सोचे समझे, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन रूलिंग क्लास किसको बनना है? हर किसी को थोड़ी ना बनना है, ये हमें प्रैक्टिकल मानकर चलना होगा। कितने ऐसे नजारे भी लोग होंगे उन्हें मतलब नहीं है इन चीजों से, राइट? कहीं ऐसे भी लोग होंगे। सो हमें छांटना पड़ेगा ना। वी नीड टू डिसाइड, वी नीड टू एक्चुअली स्ट्रीमलाइन कि कौन किस काम के लिए बना है। और तभी तो प्लेटो ने कहा था कि नेचर समझ लो कि किसी के सोल की नेचर क्या है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा रेशनल होंगे, तार्किक होंगे, तो दीज पीपल आर गोइंग टू बिकम रूलर। बताया था कल आपको। कुछ लोग ऐसे होंगे, दोज हु विल बी करेजियस, एंड दोज हु आर करेजियस, दे आर गोइंग टू बी फिट फॉर सोल्जर क्लास। अब एजुकेशन सिस्टम से हम ये चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाना तो सबको पड़ेगा, राइट? इसके बाद एपेटाइट, जिनको भूख है, लस्ट है, पैसे की, पावर की, प्लेजर्स की, ऐसे भी लोग होंगे। यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर रीजन भी है, करेज भी है, लेकिन एपेटाइट सबसे ज्यादा है, तो ये प्रोड्यूसर क्लास बनेंगे, ट्रेडर्स बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। ठीक है, अब मुद्दा ये है एजुकेशन कराएं कैसे। तो ऐसे में प्लेटो ने कहा कि सबसे पहले तो मैं स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम देखता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमें हराया है। तो जरा देखते हैं इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कुछ चीजें जो इनके यहाँ अच्छी होंगी वो हम ले लेंगे, कुछ चीजें जो हमारे यहाँ ऑलरेडी अच्छी होंगी उनको हम बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम की थ्योरी को देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब सोशल एजुकेशन होगी, जब समाज शिक्षित होगा, तभी जो है सोशल जस्टिस आएगा। पढ़ाना तो सबको है, प्रोड्यूसर क्लास को भी पढ़ाना है, क्योंकि आइडिया ऑफ गुड लाइफ तो इनको भी सिखाना है ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे में वो अब कंपेयर करते हैं, जरा हम अब कंपेयर करते हैं एथेंस और स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। अब हारा तो एथेंस था, लेकिन एथेंस के एजुकेशन सिस्टम में फोकस किस पर हो रहा था? लॉजिक पर, मैथ्स पर, लिटरेचर पर, फिलॉसफी पर। तो प्लेटो ने कहा ये बात तो हम में बड़ी अच्छी है, तो इट इज गुड विद इन अस। नेक्स्ट स्पार्टा। स्पार्टा में ज्यादा फोकस फिजिकल एजुकेशन पर था। आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है 300, किंग लियोनार्डस? शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है। नहीं देखी तो अब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मूवी देख लो। मुद्दा ये है कि उसमें स्पार्टा दिखाया गया है और रियल स्टोरी है हाउ स्पार्टा वाज एक्चुअली फाइटिंग दिस बैटल। तो स्पार्टन्स, तो दे वर फोकसिंग मोर ऑन फिजिकल एजुकेशन। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय में जो सिटी स्टेट थी, जो राज्य थे, वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। दे वर एक्चुअली, इट वाज नॉट अ सिक्योर एटमॉस्फेयर ओवर देयर।
पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं थी। जब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होती है तभी तो फोकस होता है इन चीजों पर। तो स्पार्टन ने कहा हमारा तो एग्जिस्टेंस बनाए रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो एग्जिस्टेंस तब बना रहेगा जब हमारे लोग फिजिकल एजुकेशन पर फोकस करेंगे, जिससे कहीं पर भी बैटल हो तो मजबूत चुनौती दे सके। तो ऐसे में उन्होंने फोकस किया इस पर। तो प्लेटो ने एक बात मानी कि हम फिजिकल एजुकेशन पर फोकस तो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा फोकस हम जो है 8 पैक एब्स बनाने पर लगा देंगे। ये बात पक्की है। द सिस्टम वॉज इन प्राइवेट हैंड एथेंस में, और इस वजह से केवल जो पैसे वाला वर्ग था वही अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा था। तो प्लेटो ने कहा यह चीज खराब है, क्योंकि कई टैलेंटेड बच्चे केवल उनको शिक्षा नहीं मिली, इस वजह से वो अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, एथेंस के भविष्य में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम था, तो ये बेस्ट है। भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन तो आपको गवर्नमेंट दे देगी, तो ये तो अच्छा था। यहां से ले लिया इसको। विमेन वर नेग्लेक्टेड इन एथेंस। विमेन को माना जाता था कि आप तो 4 दीवारी के अंदर रहिए, आपको तो सिटीजन का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। विमेन को कहा जाता था यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ फैमिली एंड चिल्ड्रन, दैट्स इट, यू आर नॉट देयर टू गेट एजुकेटेड एंड पार्टिसिपेट इन सिविक अफेयर्स। ना तो आपको सरकार में, शासन कानून में कोई पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। ये स्टेटस था विमेन का। लेकिन स्पार्टा में विमेन को बराबरी का दर्जा था, फिजिकल एजुकेशन भी कराई जाती थी विमेन को। तो यानी कि बोथ सेक्सेस वर इक्वल देयर। तो इस वजह से इक्वल फुटिंग पर विमेन लड़ने के लिए भी तैयार रहती थी। तो उन्होंने कहा ये चीज इनकी अच्छी है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन, तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सोचा प्लेटो ने, और इसके बिहाफ पर प्लेटो ने अब जो अपना मॉडल बनाया वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन देखिए, आप समझ ही गए होंगे। स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी कि भले आपके पास पैसा नहीं, लेकिन सरकार पढ़ाएगी तो जरूर, आपको प्राइमरी एजुकेशन तो एटलीस्ट देगी। अब मुझे बताइए, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में राइट टू एजुकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में दिया गया है, इससे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्ण केस में कहा था कि भाई एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, ये तो देने की जिम्मेदारी है सरकार की, राइट। तो प्राइमरी एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात तो प्लेटो ने भी एंशिएंट टाइम में कही थी, राइट। लेकिन क्या आजादी के तुरंत बाद प्राइमरी एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है? अगर नहीं मिला तो नॉक नॉक कर देना सुप्रीम कोर्ट में यूजिंग आर्टिकल 32, नॉक नॉक कर देना हाई कोर्ट में यूजिंग आर्टिकल 226। क्या एज अ फंडामेंटल राइट आपको दिया गया था when we got independence, when our constitution was enacted? नहीं, उस टाइम पर फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं दिया गया था। कारण सरकार ने कहा भाई अभी इतना पैसा कहां है, रिसोर्सेस चाहिए ना, और इस कंसर्न को जाहिर कर रहे थे प्लेटो इन एंशिएंट टाइम, राइट। स्टेट कंट्रोल्ड जो करिकुलम होगा वो स्टेट कंट्रोल्ड होगा। कारण याद करिए, कल हमने सॉफिस्ट की बात की थी, जो नहीं थे उनको मैं बता दूं, यानी कि जो ट्रेडिशन था एथेंस के एजुकेशन का, उसमें सरकार करिकुलम कंट्रोल नहीं कर रही थी। क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में स्टेट को आइडिया नहीं है। तो जो प्राइवेट एजुकेटर्स थे वो पढ़ा रहे थे कि भाई, अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ा रहे थे कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का है कि आप पॉलिटिक्स में जाओ या पावर को गेन करो और पैसा कमाओ, दिस इज योर लाइफ, दिस इज गुड आइडिया, दिस इज द आइडिया ऑफ गुड लाइफ। तो ऐसे में तो क्या ये एथेंस को कमजोर कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे? कमजोर कर रहे थे। तो ऐसे में एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। ये बात प्लेटो ने जाहिर की थी। और मुझे बताइए, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपके स्टेट बोर्ड्स क्यों होते हैं? जिससे कि जो पढ़ाया जाएगा ना बच्चों को, उसके बारे में स्टेट को पता हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ा दिया और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका जो पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ वो डिस्टॉर्ट हो गया, राइट। वो कंट्रीब्यूटर होने चाहिए हमारे देश के, ऐसा नहीं कि वो देश के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो गए, है कि नहीं? देश कमजोर हो जाएगा ऐसे। तो स्टेट कंट्रोल, तो वहां वो बता रहे थे, हम आज भी इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो आपको बता ही दिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, यानी कि महिलाओं को भी पढ़ाया जाएगा। ये कहा जाता है कि प्लेटो वाज एक्चुअली वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। कई लोगों ने प्लेटो का विरोध भी किया, अरे विमेन को क्यों पढ़ा रहे, विमेन आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ रेशनैलिटी। तो प्लेटो ने कहा नहीं, तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि विमेन आर यू नो इट्स लाइक हाफ इन नंबर्स। अगर आप एक आधे भाग को समाज के पढ़ाओगे नहीं तो यानी कि आप उनका बेस्ट ले ही नहीं रहे समाज के विकास के लिए। तो बेवकूफ हो आप अगर आप इस प्लेटो का विरोध करो। प्लेटो वाज सेइंग दिस, नॉट मी। नाउ सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अब जो पॉइंट उठते हैं, उन्होंने कहा कि जनरली आपका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो गार्जियन क्लास पर फोकस था। अब गार्जियन क्लास का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। गार्जियन क्लास का मतलब है या तो रूलिंग क्लास या फिर आपकी सोल्जर क्लास, और थर्ड जो पॉइंट आता है वो होती है प्रोड्यूसर क्लास। तो बेसिकली 3 क्लास थी, रूलिंग क्लास यानी कि ब्यूरोक्रेसी, रूलर्स, सोल्जर क्लास जो
मिलिट्री है, डिफेंस है, और प्रोड्यूसर क्लास जो ट्रेडर्स हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं गार्जियन क्लास, क्योंकि जो सरकार है, जो सुरक्षा है, उनको मिलकर कौन चलाएंगे? रूलर्स और सोल्जर्स। तो यहां पर हम क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं प्लेटो का कि प्लेटो तुमने एजुकेशन पर जो ज्यादा ध्यान दिया ना, वो रूलिंग और क्लास के और सोल्जर क्लास के दिया, प्रोड्यूसर क्लास के इतना ध्यान नहीं दिया। साथ में आपने फोकस किया फिजिकल पर, मेंटल, इंटेलेक्चुअल पर, ह्यूमन पर्सपेक्टिव, दैट इज गुड थिंग। यानी कि अब आपने अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा होलिस्टिक बना दिया। अब ऐसा नहीं केवल मैथ्स, लॉजिक, आप फिजिकल पार्ट पे भी ध्यान देने लगे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया प्रोड्यूसर क्लास को। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? अभी बताता हूं, जरा ये देखिए। इस तरीके से प्लेटो ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम होगा। कैसे होगा? प्री प्राइमरी यानी कि 0 से 6 साल का जो बच्चा होगा, स्टार्टिंग में उसको जिम्नास्टिक करना स्टार्ट करा दो, मोरल स्टोरीज सुनाना स्टार्ट करा दो, जिससे थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके। जैसे कि आपके बचपन में आपने शायद सुना होगा, दादी नानी कहानियां सुनाती थी। कैसी कहानियां सुनाती थी? वो सुनाती क्या सुनाती थी? आपको मोरल स्टोरीज सुनाती थी ना, अगर आप में से किसी ने सुनी होगी तो मुद्दा यह है कि बचपन से ही उनको मोल्ड करना स्टार्ट कर देना। फिजिकल एजुकेशन, मोरल स्टोरीज। एलिमेंट्री एजुकेशन होगी 6 to 18 तक। अब इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट जरूरी हैं, आप जिससे कि आप फिर उसमें से अपना इंटरेस्ट देख सकें और उसमें फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकें। उन्होंने कहा कि बेसिक तो आपको लिटरेचर, लॉजिक, मैथ्स, ज्योमेट्री, ये सब कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 18 साल के बाद, जब आपकी सारे सब्जेक्ट्स स्टेज वाइज पढ़ा दिए जाएंगे। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आपने पास कर दिया तो फिर आप 18 से 20 की एज में मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएंगे, और अगर आपने पास नहीं किया तो वहां पर एजुकेशन सिस्टम कहेगा कि देखो आपसे ना हो पाएगा, आप जाइए प्रोड्यूसर क्लास में, आप अपना काम धंधा देखिए। तो ये हो गई प्रोड्यूसर क्लास, ये पहली छटकर साइड में हो गई पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब 18 से 20 में आपने मिलिट्री ट्रेनिंग कराई है। अब यानी कि अब आपने यहां पर सोल्जर्स लायक तो आपने ट्रेनिंग करा दी। अब इसके बाद होगा दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो इसमें पास कर गए, यानी कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी कर गए और उसके बाद वो इंटेलेक्ट भी हैं, तो उनको नेक्स्ट स्टेज पे भेजा जाएगा हायर एजुकेशन में। और अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो समझ गए कि भाई अब आप जो है आप सोल्जर क्लास के लिए जाइए, अब आप सोल्जर बनिए, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। अब ये जो हायर एजुकेशन है, अब ये देखिए, ये 20 से लेकर 35 साल तक पढ़ाई चलती रहेगी। आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इससे पहले तो अपना काम वगैरह कुछ देखेंगे, फिर अर्निंग कैसे होगी? बताऊंगा, ठहरिए जरा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ प्लेटो ने किया है, ऐसे ही नहीं प्लेटो कह रहे। 20 से 35 होगा आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना किसी भी एरिया में, रूल करने के, गवर्नमेंट में, किसी भी एरिया में, सिविल सोसाइटी, आप जाइए और वहां पर कंट्रीब्यूट करिए। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको पढ़ाई से ज्यादा प्यार हो जाएगा, जानना है फिलॉसफी और अदर थिंग्स, तो ऐसे में फिर आप इससे ऊपर प्रैक्टिकल एजुकेशन पर चले जाएंगे। वो होगी 35 से 50 साल तक। ये होगी 50 साल तक। आप कहेंगे सर आधी जिंदगी तो पढ़ने में निकाल दी। जी हाँ, प्लेटो कुछ ऐसा ही कह रहे थे। प्लेटो कह रहे थे क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से ही निकलेगा वो व्यक्ति जो बनेगा फिलोसोफर किंग, यानी कि यहां से जो व्यक्ति निकलेगा वो करेगा एथेंस पर राज। दिस वॉज द आइडिया ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो ने कहा 50 साल की एज में अब जो है फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन बनेगी जो राज करेगा। अब इतना ज्यादा पढ़ाया क्यों? प्लेटो ने कहा कि इस लेवल पर जो व्यक्ति पहुंच गया तो वो उसका दिमाग इतना ज्यादा खुल जाएगा कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, लस्ट, मनी, पावर, इनसे बहुत ऊपर उठ चुका होगा। तो ऐसे में अब आप सवाल ये उठता है कि जब वो इतना ऊपर उठ गया है तो उसमें से फिलोसोफर किंग बनेगा कौन? भाई 35 से 50 तो बहुत सारे लोग होंगे। तो प्लेटो कहते हैं कि वहां पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि उन्होंने ले चुकी है, तो ऐसे में उनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, उसका जो कैलिबर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और दैट पर्सन वाज नॉट एक्चुअली रनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। वो उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी फिलोसोफर किंग बनने की। तो जिसके अंदर इच्छा नहीं है पावर की लेकिन सेवा भावना पूरी है, तो प्लेटो कहते हैं वो व्यक्ति बेस्ट सूटेड है फिलोसोफर किंग या क्वीन बनने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बेसिस पर फिर डिसाइड होगा कि फिलोसोफर किंग बनेगा कौन। तो हमें एक बात पता लग गई इस एजुकेशन सिस्टम से कि रूलर तो वो बनना चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्समैनशिप, वो प्रशासन को चला सके, उसके न्यूएंसेस से वो वाकिफ हो। तो ये सब सिखाया जाएगा, 35 से 50 में सिखा दिया जाएगा। सोल्जर, मिलिट्री, वो मिलिट्री स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, और प्रोड्यूसर क्लास उनके पास मटेरियल प्रोडक्टिविटी की नॉलेज होनी चाहिए जो उनको 18 साल तक हमने सिखा दी होगी। तो दिस इज हाउ एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग। अब रूसो का कहना है कि वो प्लेटो की बुक है
रिपब्लिक एजुकेशन सिस्टम पर वो मानिए कि अब तक की बेस्ट बुक लिखी गई है। ये वही रूसो हैं जिन्होंने कंसेप्ट दिए थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी दिए हुए हैं। ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने एक्चुअली पुश किया था, या आप कह सकते हैं सपोर्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब क्रिटिसिज्म क्या है प्लेटो का? सबसे पहले तो आपको बताया प्रोड्यूसर क्लास को एक तो साइडलाइन कर दिया, उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। दूसरा, मुझे बताइए, मान लीजिए आपने पहला स्क्रीनिंग टेस्ट आप फेल हो गए, ठीक है, और आपको डाल दिया प्रोड्यूसर क्लास में। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय आपको उतना इंटरेस्ट नहीं था किसी सब्जेक्ट में या नॉलेज में, पढ़ाई की तरफ, लेकिन बाद में इंटरेस्ट आया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे भी होंगे जो शुरुआती दिनों में एक्चुअली दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। मैं अपनी एग्जांपल दूं आपको, क्लास 8 तक आई वाज एक्चुअली इन मेनी क्लासेस आई वाज एवरेज और अबव एवरेज इन मैथ्स, जैसे तैसे बस आ जाते थे मार्क्स। लेकिन उसके बाद 9th क्लास में आई फाउंड अ फैबुलस फैकल्टी एंड ही मेड मी फॉलो इन लव विद मैथ्स, और उसके बाद मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब उसी टाइम पर अगर मान लीजिए मैं प्लेटो के टाइम पे होता और उस टाइम पे मान लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया और उस टाइम पर मुझे आउट कर दे, चलो तुम्हारे से नहीं होगा, तुम प्रोड्यूसर क्लास, तो उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट आया वो तो मुझे मौका मिला ही नहीं। एंड एक और बात भी तो है ना, वी ह्यूमंस इवॉल्व, हम चेंज होते रहते हैं। आपके इंटरेस्ट वो चेंज होते रहते हैं। क्या उसके बारे में प्लेटो ने यहां पर सोचा? कुछ नहीं सोचा। तो इंटरेस्ट, साइकोलॉजी, इसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। तो ये तो बहुत ही रेजिमेंटेड टाइप सोसाइटी बना दी कि बस टेस्ट हुआ, यही डिसाइड हो गया। आपकी पर्सनल इंटरेस्ट और जो वेरिएशंस है उसको तरजीह दी नहीं गई। तो हमें लगता है कि डायग्नोसिस तो करेक्ट था, यानी कि प्रॉब्लम जो है सोसाइटी की कमजोर होने की वो एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन दे रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। ये हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं प्लेटो का, राइट? इंटरेस्ट को तो ध्यान ही नहीं दिया। लिमिटेड इन नेचर, इट वाज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर, केवल यही पढ़ना है, इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कह दिया कि आप सोल्जर क्लास में जाएंगे तो आप सोल्जर क्लास में ही जाएंगे, अब आपके पास और कुछ नहीं है। प्रोड्यूसर क्लास को तो इग्नोर कर दिया। मोर एम्फेसिस ऑन मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, ज्यादा एम्फेसिस पे था, क्योंकि प्लेटो का खुद का इन्फ्लुएंस जो था वो जो मैंने आपको कल बताया भी था, पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस, तो ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। इवन उनकी जो एकेडमी थी, एकेडमी जो इंस्टीट्यूशन था उनका एजुकेशन का, उसके बाहर लिखा था कि भाई मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर बाहर, मतलब ये आपको आना ही चाहिए। रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज, ये अब क्रिटिसिज्म करते हैं उनके शिष्य एरिस्टोटल, जो फेमस पॉलिटिकल थिंकर बने आगे जाके। उन्होंने ये कहा कि आपने 35 से 50 साल तक पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आप रूलर बना रहे हैं। तो ऐसे में एरिस्टोटल कहते हैं कि देखो, रूलर को फिलोसफर हो या ना हो वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, किताबों की और विचारों की दुनिया से बाहर दुनिया चलती कैसे इसका ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो एरिस्टोटल क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आसपास की दुनिया का ज्ञान बिना फिलॉसफी के भी हो सकता है। अब जानते हैं कम्युनिज्म को। तो अभी तक तो हमने एजुकेशन पर बात की। मैंने आपसे कहा था कि 2 टॉपिक पर हमें बात करनी है, दूसरा है प्रॉपर्टी, ठीक है? तो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है कम्युनिज्म, बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जब मैं यूज करता हूं ये वर्ड प्रॉपर्टी, तो इससे क्या समझ में आता है? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता होगा प्लॉट, घर, बिल्डिंग, यही तो प्रॉपर्टी है कि नहीं? नहीं। आपके पास जो भी पोजेशंस हैं, जो आप ये कहते हैं कि आपकी, आप क्लेम करते हैं, वो सब आपकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल योर होम ऑल्सो। लेकिन जो भी पोजेशंस आपकी हैं, जो आप क्लेम करते हैं कि केवल आपकी हैं, वो सब क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए प्रॉपर्टी की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों चाहिए आपको प्रॉपर्टी? उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर लोग चाहते होंगे प्रॉपर्टी, लेकिन क्यों चाहिए आपको प्रॉपर्टी? तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे सर प्रॉपर्टी इस वजह से चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू मनी, मनी इज कनेक्टेड टू पावर। और एक्चुअली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी इस वजह से चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी से प्लेजर मिलता है, प्रॉपर्टी से सिक्योरिटी मिलती है लाइफ में, कि भाई अगर कुछ भी आपाधापी हो गई लाइफ में, मींस इफ देयर इज सम टर्मोइल इन लाइफ, आगे कुछ नुकसान हो जाए, हेल्थ पे बात आ जाए, तो प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो उसको बेचकर या फिर उसका प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को सेव कर लेंगे, राइट? इस वजह से आपको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अब प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट का मतलब यह है कि एक सिस्टम जिसमें लोगों को अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रख सकते हैं और अपने मेहनत से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे सर इसमें नई बात क्या है, हाँ ऐसा ही तो होता है, हम तो इसी में पैदा हुए हैं, ये पता है, इसमें क्या सिखा दिया आपने। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिखाना ये है कि इसके बियॉन्ड भी एक सिस्टम हो सकता है। कारण क्योंकि इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। आप कहेंगे इसके बिना, इसके बियॉन्ड क्या सिस्टम हो सकता है? वही है आपका कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसा शब्द है जिसके कई एप्लीकेशन अलग अलग समय में हुए। कम्युनिज्म में जो वर्ड इज्म है, इज्म जहां पर भी आए इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ आइडियाज जिनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। तो एक बात तो समझ में आई कि कम्युनिज्म कुछ सेट ऑफ आइडियाज हैं, कई सारे विचार हैं जो आपस में कनेक्टेड, और कोई इनका एक ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव है क्या? इज्म तो पता लग गया। अब ये कम्यून कहां से है? ये वर्ड आया है कॉमन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करें कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कॉमन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का प्रयोग सब करेंगे और प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक सबका होगा। आप कहेंगे ये बड़ी अजीब बात लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक फिलोसोफर हुए हैं ओशो, शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने आइडियाज के बेसिस पर। यूएस में ओरेगॉन स्टेट में एक बहुत बड़ा एरिया लिया अपने भक्तों की और अपने सपोर्टर्स की मदद से। सबने पैसा मिलाया और एक जगह खरीदी बहुत बड़ी, और वहां पर स्टैब्लिश किया उन्होंने रजनीशपुरम, क्योंकि उनका नाम जो था वो ओशो रजनीश था बेसिकली, फिर उन्होंने ओशो करा। तो ऐसे में उस सिस्टम वहां पर जो उन्होंने रजनीशपुरम बनाया वो कम्युनिज्म पर बेस था। मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपको मैं एक ऐसा वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड करूंगा कि आपकी लाइफ की जो अभी की प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे ऊपर उठ जाओगे। आपके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में पेन, एंग्विश, वीकनेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बाबा वाली बात हो रही है कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक ट्रस्ट है, ये प्रॉपर्टी का आप ही प्रयोग करेंगे, सब पैसा मिलाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, घर बनाओ, सिस्टम बनाओ, गाड़ियां खरीदो, लेकिन कोई भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। आप काम करने जाओ, जो भी कार आपको लेनी है उस कार को वहां गैरेज से लो और काम करने जाओ, आओ वहां पर रखो। दूसरी कोई गाड़ी ले जानी है, दूसरी गाड़ी ले जाओ, तीसरी गाड़ी ले जाओ तो चेंज कर लो, लेकिन कोई भी आपकी पर्सनल नहीं है, सब कम्युनिटी की है, उस कम्यून की है जो हम वहां स्टैब्लिश कर रहे हैं। साथ मिलकर सबको खाना खाना है, डिनर करने सब साथ मिलकर आएंगे। और डिनर बनाएगा कौन? उन्हीं में से कुछ लोग जिन्होंने कहा भाई हम और कोई जॉब नहीं करेंगे, हम इस कम्यून को चलाने के लिए अपना योगदान देंगे, अपने समय का प्रयोग हम वहां पर करेंगे। ठीक है, आप कुक हो तो आप कुकिंग करो। तो कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली खाना बनाने की, कुछ लोगों ने घर बनाने की, कुछ लोगों ने पार्क वगैरह बनाने की, कुछ लोगों ने रोड बनाने की। जो सब मिलकर एक्चुअली अपना अपना स्पेशलाइजेशन वाला काम कर रहे हैं और किसी का मालिकाना हक नहीं है किसी एक चीज पर। खाना मिलकर बनाया, सबने खाना मिलकर खाया, फिर साथ में मेडिटेशन, डांस वगैरह जो होता था वहां पर। और उसके बाद आप एक जगह गए जो आपको रहने के लिए दी गई है, जिसको आप घर कह रहे हो, तो आप वहां रहो। जरूरी नहीं है कि आप पूरी लाइफ में आप कहोगे वो मेरी है, नहीं। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उसी कम्युनिटी में, उसी रजनीशपुरम में दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या कह रहा था कि इंसान को जीवन में आनंद चाहिए। आप एक ऐसे समय में पैदा हुए हो जहां पर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट देखते आए हो, तो वो आपके अंदर तक इतना ज्यादा घुस गया है कि उसके बियॉन्ड आप सोच नहीं पाते। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी प्लेटो ने, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी उसके बाद मार्क्स ने, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी करना है। प्लेटो ने यह कहा कि देखो, अगर मैं देखता हूं रूलिंग क्लास को, अगर मैं देखता हूं सोल्जर क्लास को, जिनको हम मिलाकर कहते हैं गार्जियन क्लास। अब ये जो एथेंस में सिस्टम था उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता था। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो तो यानी कि इन दोनों क्लास में कहीं ना कहीं लालसा होगी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी गेन करने की, क्योंकि ज्यादा प्रॉपर्टी से कहीं बुरा समय आया तो आसानी से बचकर निकल जाओगे, सिक्योर हो जाओगे, प्लेजर ज्यादा ले सकते हो दुनिया में। तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट की वजह से जो रूलिंग क्लास है वो भ्रष्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? गार्जियन क्लास, सोल्जर क्लास, वो भ्रष्ट हो सकती है नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब अगर ये भ्रष्ट हो गए तो मुझे बताइए जो एथेंस है वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? आप ही बताइए अपने कॉमन लॉजिक से। अरे वीक हो जाएगा ना अगर ये भ्रष्ट हो गए। और ये भ्रष्ट क्यों रहे? क्योंकि आपने इनको मौका दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन करने का। तो आप कहेंगे सर फिर क्या करें? ले लीजिए ना, कंसेप्ट ही ले लीजिए, कन्वर्ट दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट इनटू कम्युनिज्म। आप कहेंगे सर कम्युनिज्म में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट कर दीजिए, कानून बना दीजिए कि आप रूलिंग क्लास में हैं, सोल्जर क्लास में हैं, तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते।
आपके पास है ही नहीं अधिकार, कानूनी रूप से आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे सर ये लोग मान जाएंगे, मानेंगे। ये कहा जाएगा, प्लेटो कहते हैं ये कहा जाएगा, भाई आप प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों चाहते हो? आप इसलिए चाहते हो आपकी जरूरतें पूरी हो, अभी से लेकर मरने तक हो जाएंगी। कौन पूरा करेगा? प्लेटो कहते हैं स्टेट पूरा करेगी, सरकार पूरा करेगी। अगर सरकार आपके जीने के लिए, खाना पीना, अच्छा घर, रहने के लिए सुविधाएं, ये सब अगर सरकार की जिम्मेदारी हो जाए, ताउम्र आपको केवल अपना कंट्रीब्यूशन करना है एथेंस को मजबूत बनाने के लिए, तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए क्यों आपको? सरकार ने कहा हर एक समय पर यह जिम्मेदारी हमारी। तो अब ये लोग चांस हो सकता है कि मान जाएं, ऐसा प्लेटो का कहना था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। प्लेटो ने एक और बात कही। प्लेटो ने कहा जो रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास है ना, ये भ्रष्ट, ये ज्यादा प्रॉपर्टी क्यों चाहती है? केवल अपने प्लेजर के लिए नहीं, एक और प्रॉब्लम है जिसको प्लेटो ने आइडेंटिफाई किया, वो है फैमिली। प्लेटो ने कहा उठाकर देख लीजिए इतिहास, जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो पैसा ज्यादा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि परिवार है पीछे, परिवार की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, परिवार के शौक पूरा करना चाहते हैं। प्लेटो ने कहा कि देखो हर एक व्यक्ति में एंजाइटी होती है टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब उसके लिए वो क्या करते हैं? नेपोटिज्म भी करते हैं। नेपोटिज्म समझते हैं आप लोग? अरे नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि अपने बच्चों को, अपने खास के बच्चों को, फैमिली को, उनको जो है प्रायोरिटी दे देंगे। तो ऐसे में जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है क्या वो चल पाएगा? नहीं। ऐसे में जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो पावर में बैठे हैं वो केवल अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसे में उस सिस्टम को हम जस्टिस वाला सिस्टम कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो यही बात प्लेटो ने वहां पर कही थी। तो यानी कि प्लेटो के जो कम्युनिज्म है वो दो तरह का है, एक तो है प्रॉपर्टी का, एक है फैमिली का। फैमिली का भी कम्युनिज्म अभी बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले आपको लॉजिक समझ में आया कि कम्युनिज्म के फेवर में वो क्यों थे? क्योंकि उनका कहना था कि देखो आइडियल स्टेट बनाना है तो एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया अभी। साथ में कम्युनिज्म लाना पड़ेगा गार्जियन क्लास के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो करप्शन और जो नेपोटिज्म है जो वीक कर रहा है एथेंस को, वो इस सोल्जर क्लास का और इस रूलिंग क्लास का कर रहा है। तो इसी वजह से ये जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है और फैमिली है, जो प्लेटो का कम्युनिज्म है, ये केवल गार्जियन क्लास पर लागू होगा, प्रोड्यूसर क्लास पर लागू नहीं होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं रटने की कोई जरूरत नहीं, हम हर एक चीज के तह तक जाएंगे। आप मन में सवाल रखिए। सबसे पहले कम्युनिज्म दो तरह का है प्लेटो का, प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म और फैमिली का कम्युनिज्म। मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म आपको समझ में आ गया कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जितनी आपको जरूरत है वो सब स्टेट पूरी करेगी। फैमिली का कम्युनिज्म क्या है? वाइस का कम्युनिज्म क्या है? प्लेटो कहते हैं अगर आप रूलिंग क्लास में है, अगर आप सोल्जर क्लास में है, तो आपकी शादी जो है आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। आपकी कोई प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, आपका कोई प्राइवेट हस्बैंड नहीं होगा। आप कहेंगे ये बात अजीब लग रही है। हाँ जी अजीब तो है, लेकिन प्लेटो का सॉल्यूशन था, रेडिकल सॉल्यूशन था। उन्होंने कहा कि शादी की जरूरत पड़ती क्यों है? तो आप में से कई लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आएंगे। प्लेटो के मन में ख्याल आया कि शादी की केवल एक जरूरत है। ये प्लेटो का ख्याल था, मेरा ख्याल नहीं है। उनका कहना था शादी की जरूरत है प्रोक्रिएशन, यानी कि आगे जो है जनरेशन बढ़नी चाहिए, ये है शादी का पर्पस। और इस शादी के पर्पस को पूरा करने के चक्कर में ये सोल्जर क्लास जो और रूलिंग क्लास है ये बना लेते हैं फैमिली, और फिर फैमिली की जरूरतों को पूरा करने में और लग्जरीज को पूरा करने में फिर हो जाते हैं भ्रष्ट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हटाओ, कम्युनिज्म लाओ प्रॉपर्टी का, और साथ में फैमिली का भी कम्युनिज्म ला दो। यानी कि अब तुम्हारी शादी तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगे ये स्टेट डिसाइड करेगी, और उसका पर्पस केवल एक होगा, और वो पर्पस है प्रोक्रिएशन। अब यहां पर एक और रोचक बात प्लेटो कहते हैं। प्लेटो कहते हैं हर किसी को अधिकार नहीं होगा किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने का। प्लेटो कहते हैं यहां पर यूजेनिक्स मैटर करेंगे, यानी कि बेस्ट ऑफ मेन आर गोइंग टू हैव रिलेशन विद बेस्ट ऑफ विमेन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट। स्टेट सेलेक्ट करेगी, ये है लड़का, ये है लड़की, ये रिलेशन बनाएंगे, और उससे जो प्रोक्रिएट होगा, जो बच्चा आएगा, वो होगा बेस्ट फॉर द एथेंस। तो कई लोग कहेंगे प्लेटो ज्यादा ही आइडियल हो गए, यूटोपियन हो गए, क्या बकवास कर रहे हैं। तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा, अभी मैं क्रिटिसिज्म भी करूंगा इनका, लेकिन ये कह यही रहे थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसके समर्थन में, जरा कमेंट्स में बताइएगा। तो ये कह रहे हैं
कि करप्शन कहाँ है, गार्जियन क्लास में, रूलर क्लास और सोल्जर क्लास, इन्हीं को हमें ठीक करना है मेन। तो इसमें कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इन पर लागू होगा, इनका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। फैमिली और प्रॉपर्टी दो रीजन है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फैमिली है, क्योंकि फैमिली के लिए ही लोग क्या है फिर प्रॉपर्टी गैदर करते हैं। एक और चीज आपको बताई, फैमिली की वजह से, क्योंकि आपकी प्राइवेट फैमिली और आप पावर में हो, तो फिर आप नेपोटिज्म में भी जाते हो, आप अपने सगे संबंधियों को समर्थन देते हो, जिससे कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, और टैलेंटेड लोग पीछे रह गए तो उनका विश्वास सिस्टम में से हट जाएगा। कितनी मेहनत कर लो, यहाँ तो केवल वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो पावरफुल के सगे संबंधी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए सिस्टम में, ये बात प्लेटो कह रहे थे। एंजाइटी फॉर वन चिल्ड्रन, ये हर किसी में होता है कि अपने बच्चे के लिए एंजाइटी है, उसके लिए इकट्ठा करे जा रहे हैं पैसा किसी भी तरीके से, तो ये सिस्टम की वीकनेस है, अभी आपको बताया था। यहां पर उन्होंने कहा कि मैरिज जो है ये भी प्रॉब्लम है, तो मैरिज को उन्होंने क्या कह दिया कि हु विल डिसाइड, हु विल मैरी हुम, ये कौन डिसाइड करेगा, केवल स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट सेलेक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रोक्रिएशन ही एक पर्पस है, ये मैंने आपको भी बताया। उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड, जब बच्चे पैदा होंगे, इससे लड़का लड़की आए और फिजिकल रिलेशन बच्चा हुआ, अब इसके बाद जो लड़का लड़की है वो अपने वापस काम पर चले गए, जैसे कि अब रिलेट करिए, जो 35 से 50 और वो जो 20 से 35 तक वो पढ़ रहे थे ना, तो कितने सारे ऐसे लोग थे वो आ रहे थे, दे वर प्रोक्रिएटिंग एंड दे वर गोइंग बैक टू देयर एजुकेशन सिस्टम, राइट। ऐसी जो गर्ल्स थी वो आए, उन्होंने बेबी को एक्चुअली डिलीवर किया, और उसके बाद शी वेंट बैक टू हर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी स्टेट की है। तो प्लेटो कहते थे देयर विल बी अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी होगी इस न्यूली बॉर्न बेबीज को अब नर्चर करना, ख्याल रखना। तो प्लेटो कह रहे थे कि देखो इससे क्या होगा कि आपने वेमेन को फ्री कर दिया, क्योंकि सोसाइटी में वेमेन की जिम्मेदारी मानी गई कि आपकी जिम्मेदारी तो केवल बच्चे पालना है, ये काम आपका नहीं है वेमेन, आप जाओ पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर आप स्टेट में लॉ मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करो। ये था प्लेटो का आइडिया। प्लेटो कहा गया भाई आप तो अपने समय से बहुत आगे चल रहे हो, मतलब एक तो होता है सुधार, आप तो कुछ अल्टीमेट ही करना चाह रहे हो, ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया प्लेटो का। लेकिन प्लेटो ने कहा यही होगा। प्लेटो ने कहा इससे एक और फायदा है, किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि उसके असली पापा कौन है, और किसकी गार्जियन क्लास की बात कर रहा हूं, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास, और इनको नहीं पता होगा गार्जियन क्लास के मेंबर को कि उनका असली बच्चा कौन है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा जो भी रूलिंग क्लास है उसके लिए पूरे स्टेट के जो बच्चे हैं जो इस प्रोक्रिएशन सिस्टम से आए हैं वो सब उनके बच्चे होंगे, उनको हर किसी में क्या है अपना बच्चा दिखेगा। कुछ ऐसा ही है जैसे एक वो मूवी आई थी विकी डोनर, तो उसमें एक लास्ट का सीन है, वो एक पार्क में जाता है और वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर उसको लगता है वो ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। तो ऐसा हो सकता है, यानी कि आपको नहीं पता कि कितने सारे बच्चे आपके हो सकते हैं, क्योंकि यू विल बी एक्चुअली हैविंग रिलेशंस मल्टीपल टाइम्स ना, क्योंकि यू आर बेस्ट ब्रीड, ऐसा उनका कहना था। अब इससे क्रिटिसिज्म ये भी है, ये बेस्ट ब्रीड का कंसेप्ट क्या है कि बेस्ट मैन बेस्ट वुमेन दे आर गोइंग टू प्रोक्रिएट एंड देन दे आर द ओनली वन हु कैन एक्चुअली गिव बेबी टू द एथेंस। ये क्या चक्कर है? उनका क्या होगा जो दूसरों को आपने रिजेक्ट कर दिया? प्लेटो कह रहे हैं हर कोई बेबी बनाने के लिए बना नहीं है, हमें तो बेस्ट ब्रीड चाहिए एथेंस को मजबूत करने के लिए। कई लोगों ने कहा सन की हो गए प्लेटो, क्या बात कर रहे हैं? प्लेटो ने कहा नहीं, ये है यूजेनिक्स, हमें बेस्ट जीन्स चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट्स में बताइएगा अपने व्यूज को। कारण क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनको आप कह रहे हो कि दीज आर नॉट जेनेटिकली हाई प्रोफाइल मैन, हाई प्रोफाइल वुमेन, लेकिन आप जिस भी क्राइटेरिया से मान रहे हो, लेकिन बच्चा जो है वो फिनोमिनल हो सकता है। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो कहां यार प्लेटो क्या बात कर रहे हो आप? नो रूलर्स चाइल्ड विल एवर बी एबल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में जो रूलिंग क्लास है उसके लिए सभी बच्चे अपने होंगे, तो हर बच्चे को वो अपनी बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएगा। ऐसा प्लेटो का आइडिया था। प्लेटो का कहना है इससे लिबरेशन हो जाएगा विमेन का, विमेन विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू दीज फोर वॉल्स। विमेन बच्चा करने के बाद वापस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर वो आपकी सोसाइटी में, आपके सरकार में वो कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो वुमेन विल बी ऑन इक्वल फुटिंग। ये केवल बच्चा पालने के लिए नहीं है, घर चलाने के लिए नहीं है। तो शी विल बी एजुकेटेड, एजुकेटेड होने के बाद शी विल बी पार्टिसिपेटिंग। तो इस वजह से कहा गया कि प्लेटो सीम्स टू बी लाइक फर्स्ट फेमिनिस्ट। तो ऐसे में होगा क्या? नेशनलाइजेशन हो जाएगा फैमिली का ऑन द बेसिस ऑफ यूजेनिक्स। नेशनलाइजेशन क्या? यानी कि फैमिली जो है, प्लेटो कहने से देखो फायदा क्या होगा। गार्जियन क्लास में जो लोग हैं, रूलिंग मैन, रूलिंग क्लास के मैन वेमेन, और जो आपके सोल्जर क्लास है, उनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली उनका बेबी कौन सा है, राइट? तो उनके लिए एक्चुअली स्टेट इज लाइक अ फैमिली। जो सरकारी तंत्र है वो एक परिवार की तरह काम करेगा।
क्योंकि उनकी सारी जरूरतों को वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई प्राइवेट फैमिली भी नहीं है। तो इससे फायदा ये होगा, ग्रेटर फ्रीडम होगी वेमेन को। अब ऐसे में वो कह रहे हैं हाईएस्ट कैपेसिटीज और मोर कंप्लीट सॉलिडारिटी होगी उन लोगों की स्टेट के साथ। उनको लगेगा कि ये स्टेट जो है ये हमारी फैमिली की तरह है। अभी तक क्या है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो भले ही कहते हो कि भाई और बहनों, लेकिन असलियत में अंदर से कितने लोग भाई और बहनों मान रहे हैं उन सबको जिनको भाई और बहनों कह रहे हैं, वो बड़ी डाउटफुल सी बात है। लेकिन प्लेटो कह रहे हैं मेरा सिस्टम अगर कर लिया ना तो सही में वो भाई और बहनों कह रहे हो तो अंदर से फील आएगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन तुम्हारे भाई और बहन असलियत में है। जब आप कह रहे हो मेरे बच्चों, तो एक्चुअली आपको पता ही नहीं कि कितने सारे आपके बच्चे ही हैं। तो अल्टीमेटली आपका वो कनेक्शन जो है स्टेट के साथ होगा, पूरी स्टेट ही आपकी ट्रू फैमिली होगी, क्योंकि आपकी प्राइवेट फैमिली कोई है ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी कोई है ही नहीं। तो अगर आप अपनी फैमिली स्टेट को मानोगे, आप रूलर हो या सोल्जर हो, तो क्या आप भ्रष्टाचार करोगे? क्या करोगे भ्रष्टाचार करके? क्योंकि पैसा तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते, कानून ही नहीं है आपके लिए। क्या करोगे फैमिली के लिए जोड़ के? क्योंकि आपकी कोई फैमिली नहीं है प्राइवेट वाली, तो आपकी एक ही फैमिली और वो है ये राज्य एथेंस। तो अब आपका कमिटमेंट इसकी प्रोग्रेस के लिए ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस और नो बताइएगा कमेंट्स में। तो आइडिया समझ में आ रहा होगा आपको प्लेटो का। अब मुद्दा ये है कि ये प्रोड्यूसर क्लास को इसमें एंगेज क्यों नहीं करा? क्या उन पर विश्वास नहीं है कि ये कॉम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली को फॉलो नहीं करेंगे? प्लेटो ने दो रीजन दिए। प्लेटो ने एक बात कही कि देखो, एक तो ये रुकने वाले नहीं है कहने से। कारण प्लेटो ने कहा भाई इनकी जो सोल का नेचर है उसमें रीजन और करेज कम है, एपेटाइट ज्यादा है, लस्ट फॉर मनी पावर ये ज्यादा है। अगर इनकी सोल ही ऐसे ड्रिवन है तो इनको कितने भी कानून से रोकना चाहो ये रुकेंगे नहीं। तो इन पर ये कॉम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। दूसरा, जरूरत नहीं है लगाने की। कारण भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म पॉलिसी में ये कौन करता है? सिक्योरिटी में भ्रष्टाचार कहां से हो सकता है? ये गार्जियन क्लास से ही हो सकता है। तो प्रॉब्लम वहां है, तो उनको सॉल्व करना, तो कम्युनिज्म केवल किस पर लेगा? गार्जियन क्लास पर लेगा। इन पर लगाकर क्या करोगे? साथ में प्लेटो कहते हैं कि देखो हमें इनकी जरूरत है कि मोटिवेट रहें, ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो कुछ न कुछ नए आइडियाज पर काम करते रहे, ट्रेड करते रहे। तो ये मोटिवेट तभी रहेंगे जब इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट रहेगा, जब इनके पास अधिकार होगा कि हाँ आप ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो। लेकिन कितना ही प्रॉपर्टी कमा लो, टैक्स कितना दोगे, वो तो रूलिंग क्लास डिसाइड करेगी। ठीक है। और अब वो आपसे ब्राइब भी नहीं लेगी कि आप बड़े उद्योगपति हो, लो 10 करोड़ रुपए टैक्स हमारे लिए कम कर दो। वो कहेगा 10 करोड़ रुपए का करूंगा क्या, मैं रख ही नहीं सकता 10 करोड़ रुपए, कहीं पर खर्च ही नहीं कर सकता। तो अब तो मैं वही टैक्स रखूंगा जो कि एथेंस के लिए जरूरी है। अब आपको समझ में आया कितनी बारीक सॉल्यूशन था। वो अलग बात है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा जबरदस्त लग रहा है फिलहाल, है कि नहीं? अब यहां पर क्वेश्चन जो पूछती है यूपीएससी, वो पूछती है कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो मॉडर्न कम्युनिज्म से अलग कैसे है? मॉडर्न कम्युनिज्म यानी कि वो मार्क्स के कम्युनिज्म की यहां पर बात कर रहे हैं। कंपेयर विद मॉडर्न कम्युनिज्म यानी कि मार्क्स का कम्युनिज्म। तो अब देखिए, कम्युनिज्म जब ये वर्ड आता है तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कार्ल मार्क्स। लेकिन यहां पर आपको पता लगा कि कार्ल मार्क्स तो बहुत पहले एंशिएंट टाइम में प्लेटो थे जो उस पर बात कर रहे थे, है कि नहीं? तो अब जरा इसको समझते हैं, डिफरेंस क्या है। जरा मार्क्स को समझ लें पहले। आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिसने मार्क्स का नाम ना सुना हो, नहीं सुना तो सुन लीजिए। कार्ल मार्क्स जो कि मॉडर्न टाइम में पैदा हुए, और आज जहां पर जर्मनी है वहां पर पहले प्रशिया होता था, तो वहां पर ये पैदा हुए। जिस समय वहां पर थे तो उस समय इन्होंने अपने आसपास एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, यानी कि औद्योगिकरण अपने चरम पर था। इन्होंने देखा कि जो सरकारें हैं वो तो बैकफुट पर हैं। सरकारें, जो लेबर क्लास है जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना रही, लेबर लॉ जैसी कोई चीज है ही नहीं। और क्योंकि पूरी छूट प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट की वजह से इन कैपिटलिस्ट को दे दी गई है। जब मैं कैपिटलिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह होता है जिसके पास कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि पैसा। पैसे से पैसा बनेगा। जो कैपिटलिस्ट है वो इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए उसने 50 रुपए लगाए रॉ मटेरियल में, 30 रुपए लगाए लेबर में, फाइनल प्रोडक्ट मान लीजिए बनाया, सब कुछ लगाकर ट्रांसपोर्ट वगैरह लगाकर मान लीजिए 90 का, 10 रुपीज ट्रांसपोर्ट लगा लीजिए। अब 90 वाले प्रोडक्ट को वो 200 रुपए का बेच रहा है।
तो ये जो काम कर रहा है ये इसलिए कर पाया 200 रुपए का बेच करके, फिर प्रॉफिट कमा पाया 110 रुपए, वो इसलिए कमा पाया क्योंकि पहले उसके पास कैपिटल था इन्वेस्ट करने के लिए, और जो 110 का प्रॉफिट है वो रख सकता है अपने बैंक अकाउंट में, फर्दर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है। ये एक सिस्टम है जिसको समर्थन करता है कैपिटलिज्म। कैपिटल, जिसके पास पैसा, इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ, बढ़ाओ पैसा, ये कैपिटलिज्म एक सिस्टम है। जो ऐसा करता वो कैपिटलिस्ट है, जो कंपोनेंट है इसके। तो कार्ल मार्क्स ने कहा इस कैपिटलिस्ट के चक्कर में हो क्या रहा है, उस समय 15-15 घंटे, 18-18, 17-17 घंटे काम कराया जा रहा था लेबर से। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट को चाहिए प्रॉफिट, ज्यादा ज्यादा काम करोगे तब जाके पैसा मिलेगा। और साथ में कोई लेबर लॉ नहीं था कि मिनिमम इतनी वेजेस आपको देनी पड़ेगी। सरकार तो बैकफुट पर बैठी थी वहां की सारी वेस्टर्न कंट्रीज की। तो ऐसे में मार्क्स ने देखा कि इसने प्रॉफिट कमाया 110 रुपए, और यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट इसका होता 90 रुपए। अब ये क्या करेगा, फिर 110 में से 20 रुपए रखेगा और फिर एक और फैक्ट्री लगा लेगा। ये फैक्ट्री चल ही रही है, इसमें भी कुछ पैसा दोबारा इन्फ्यूज कर देगा। तो कहने का मतलब है कि वो और ज्यादा प्रॉफिट 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 एक्यूमुलेट करता रहेगा, राइट। और इन लेबर से कहेगा कि मैं तो मशीन ले आऊंगा, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। तो क्योंकि ज्यादातर जनता अब गरीब है, तो अब उनसे कहेगा कि भाई कंपटीशन है, कैपिटलिज्म है यहाँ पर, तो कंपटीशन है, मुझे बताइए अब इसको ज्यादातर प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट वो कैसे कमाएगा? रॉ मटेरियल पर खर्चे को कम करे। भाई कैसे कमाएगा? या तो प्राइस बढ़ाए, 200 से ज्यादा बढ़ा दे। अब 200 ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, कारण मान लीजिए ये फैक्ट्री रोहित की है, दूसरी फैक्ट्री मान लीजिए नेहल की है, तो अब नेहल भी कंपटीशन में है। वो कहने तुम करो 200 रुपए से कम, मैं 200 रुपए, तुम 210 रुपए करके देखो, ज्यादा बढ़ा कर देखो, मैं 200 रुपए में इसको बेचना स्टार्ट कर दूंगी। तो ऐसे में लोग जो सस्ता देगा और जो बेस्ट देगा उसी को तो खरीदेंगे। तो ऐसे मजबूरी बन गई रोहित की, वो इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, राइट। तो ऐसे में अब रोहित को चाहिए कि ज्यादा प्रॉफिट बन जाए जिससे मैं और फैक्ट्रीज लगा सकूं। तो इसके लिए वो क्या करे? प्राइस को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि कॉम्पिटिटर बैठे हैं ऐसे कई सारे, तो उसको खर्चे को कम करना पड़ेगा। अब खर्चा कौन सा कम करे? भाई रॉ मटेरियल के खर्चे को कम कर सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कमेंट में। नहीं कर सकता। अगर रॉ मटेरियल के खर्चे को कम करा तो क्या होगा? क्वालिटी डिप्रीव हो जाएगी। क्वालिटी कम हुई तो फिर जो आपके कॉम्पिटिटर है वो जीत जाएंगे। भाई बेस्ट क्वालिटी सस्ते में वो दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे बचा सकते हो क्या? नहीं बचा पा रहे मान लीजिए। तो यानी कि आपका एक ही ऑब्जेक्टिव बचा कि जो लेबर को पैसा दिया जा रहा है इसको कम करो। अब लेबर को कहा गया भाई अब तक तो तुम्हें दे रहे थे हम 30 रुपए, अब तुम्हें इससे कम देंगे, रहना हो रहो नहीं तो चले जाओ। देखो कितने सारों की भीड़ लगी पड़ी है नौकरी के लिए। तो अल्टीमेटली सिस्टम में कंपटीशन, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे, कॉस्ट को कम करना है, तो सबसे बड़ा टारगेट कौन बन गया? लेबर क्लास बन गई। ये उस समय में उन्होंने ऑब्जर्व किया। टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा चेंज नहीं आ पा रहा था, यहां पर सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा था लेबर क्लास। तो अब लेबर को केवल इतना पैसा दिया जा रहा था कि वो अपना आज का काम चला सकता था, कल का काम उसका ना चले। क्योंकि अगर कल का काम उसका चलने लग गया तो वो शायद छुट्टी ले ले, और छुट्टी ले लेगा तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम करना नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन बना रहेगा तभी प्रॉफिट आता रहेगा। तो इस तरीके से शोषण हो रहा था इस लेबर क्लास का। तो ये ऑब्जर्व किया कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सब भी एक टाइम तक चलेगा, क्योंकि होगा क्या, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो गैप है अमीर और गरीब का, ये हैव्स यानी कि जिनके पास पैसा ही पैसा है, कैपिटलिस्ट और प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और ये आपके लेबर क्लास, ये हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं है, वो बस बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के रोज काम करने जा रहे हैं, उनके पास सेविंग भी नहीं है बेचारों के पास। तो अब ये गैप बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो हैव नॉट्स हैं इतने परेशान हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे बहुत हुआ सम्मान, और अब क्या होगा? रिवोल्यूशन होगा। और वो भी कैसा रिवोल्यूशन होगा? वायलेंट रिवोल्यूशन होगा। मार्क्स ने कहा ये तो आना एक दिन होना ही है। ये गैप बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन ये ऐसे होंगे इनके पास कुछ है नहीं, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। तो यही मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर। तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? केवल तुम्हारी जंजीरें। तुम गरीब इस वजह से नहीं हो क्योंकि तुम्हारे प्रकृति का कोई प्रकोप है, भगवान का कोई प्रकोप है, नहीं, तुम गरीब इस वजह से हो क्योंकि तुम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में जी रहे हो। ऐसा सिस्टम जो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए चांस दे रहा है, सरकारें बैकफुट पर हैं, और तुम्हारे लिए मिनिमम तुम्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मार्क्स ने कहा कि ये जो 200 रुपए का बेच पा रहा है ना, ये मत मानो कि इस पर इसका अधिकार है, इसने केवल पैसा लगाया था, काम तो तुमने भी किया था। सो दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, दिस इज अ
प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिटी। तुम सबने मेहनत करी है, तब जाके प्रोडक्ट बना, तब जाके प्रॉफिट आया। तो इस प्रॉफिट में तुम्हारा भी अधिकार है। उसका अधिकार हो सकता है एक, क्योंकि उसने पैसा लगाया, लेकिन तुम्हारा अधिकार केवल इस वजह से कम नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कम था। भाई तुमने उसकी जगह अपनी मेहनत लगा दी, अपना टाइम लगा दिया, ये पैसा उसके पास और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुमने जो समय दे दिया, अपना जीवन दे दिया, वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? वो कहीं से ले आओगे क्या? नहीं ला सकते। तो तुम तो ऐसी चीज दे रहे हो उस चीज को बनाने के लिए, तो जागो। तुम केवल ऐसे सिस्टम में जी रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखाया गया, ऐसा ही होता है, तो तुम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हो। मार्क्स कह रहे हैं यू आर लिविंग इन फॉल्स कॉन्शियसनेस। जिसको तुम चेतना कह रहे हो वो चेतना नहीं है, अंधकार है। तुम एक ढर्रे में ढाल दिया, तुम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे। तुमने कहा ओहो प्रॉफिट तो आपका है, हमारा क्या, हमारी तो लेबर है। तुम्हारा इस वजह से क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तुम आवाज उठाओगे, सिस्टम बदलेगा। सिस्टम बदलेगा तो तुम्हारे अधिकार बढ़ेंगे, तुम्हारी वेजेस बढ़ेंगी। हो सकता है इस जो प्रोडक्शन में प्रॉफिट आएगा तो उसमें से कुछ शेयर तुम्हें भी मिलने लग जाए, तो तुम भी और अच्छे से काम करोगे। सिस्टम को बदलना पड़ेगा। प्रॉफिट का शेयर अगर क्योंकि इसको मिलता जल रहा है ज्यादा, तो ये तो तुम्हारे भले के लिए कभी सोचने नहीं वाला। इस बात को तो भूल जाओ। मार्क्स ये कह रहे हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अब मार्क्स और प्लेटो में अगर डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस तो आपको ये दिखना चाहिए कि मार्क्स के जो आइडियाज हैं वो वर्किंग क्लास के एमेंसिपेशन के लिए है। मार्क्स कह रहे हैं दो ही तरह की क्लास है दुनिया में, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्कर क्लास। पैसा वाला वर्ग और वो वर्ग जो इस पैसे वाले वर्ग के लिए काम करता है अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अगर हम प्लेटो के कम्युनिज्म को देखें, जब वो कैटेगराइजेशन कर रहे थे समाज का, तो वहां पर तीन क्लास थी, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। मार्क्स जो है वो कहते हैं ये क्लास वाला सिस्टम हटना चाहिए, क्लास वाला सिस्टम फैब्रिकेटेड है, बनाया गया, नेचुरल नहीं है। ये तो बनाया गया है, इसको अप्रूव करना है, सब बराबर करने हैं इस रेवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन प्लेटो की बात करें तो प्लेटो वाज लाइक कि नहीं नहीं, ये तो नेचुरल है। जो कैटेगराइजेशन है कि कुछ लोग रूलिंग क्लास के लिए बने, कुछ सोल्जर के लिए, कुछ प्रोड्यूसर के लिए, ये तो नेचुरल है, उनके सोल का एलिमेंट है। किसी में रीजन ज्यादा तो वो रूलर बनेगा, किसी में करेज ज्यादा तो सोल्जर बनेगा, किसी में एपेटाइट ज्यादा प्रोड्यूसर बनेगा। तो ये इस कैटेगराइजेशन पर, इस शोषण पर तो वो सोच ही नहीं रहे। वो तो नेचुरल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है। और हमारे लिए ये है डिविजन सोसाइटी का, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, और इसको अप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सिमिलरिटी है, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो पर्पस है वो डिफरेंट है। प्लेटो कह रहे हैं पर्पस डिफरेंट, समझ में आ गया। उनका पर्पस है वर्कर क्लास का इमेंसिपेशन, उनका उद्धार, मार्क्स का। और उनका वो क्यों लाना चाह रहे थे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स, क्योंकि वो एथेंस को आइडियल बनाना चाहते थे, वो करप्शन को अप्रूव करना चाहते थे, वीकनेस को अप्रूव करना चाहते थे, नेपोटिज्म को हटाना चाहते थे। तो उनका पर्पस ही अलग था प्लेटो और मार्क्स का। पर्पस समझ में आया ना आपको? प्लेटो कहते थे आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड दिस मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज बदलती हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से बदलती हैं। एक समय पर ये पेन बनाना एक आइडिया था, फिर ये मेटेरियल वर्ल्ड में आया। ये रिमोट बनाना एक आइडिया था, फिर ये मेटेरियल वर्ल्ड में बन गया। तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है हमारे अंदर, जो है वर्ल्ड एक आइडियाज का, वो अल्टीमेट रियलिटी, वहां से फिर हम किसी भी तरीके से शेप कर सकते हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड को। जैसे कल आपको समझाया था, डेमोक्रेसी एक समय पर एक आइडिया था, फिर कुछ लोगों ने जिम्मा उठाया कि इसको मेटेरियल बनाएंगे, आसपास डेमोक्रेसी वर्क करेगी, तो डेमोक्रेसी वर्क करने लग गई, है कि नहीं? तो ऐसे ही वो कह रहे थे आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन मार्क्स वाज सेइंग नो नो नो, मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी। वो कह रहे हैं ये सब फॉल्स कॉन्शियसनेस है, आइडिया ऑफ आइडिया सब आपको बहकाया जा रहा है। मार्क्स कह रहे हैं इस आइडिया के चक्कर में तुम्हारा बेवकूफ बनाया जा रहा है रिलीजन के द्वारा, सरकार के द्वारा। अब रिलीजन क्या? मार्क्स कह रहे हैं रिलीजन भी एक आइडिया है, और ये आइडिया तुम्हें बेवकूफ ऐसे बनाता है। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तुम गरीब हो, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम जा रहे हो चर्च में या किसी भी वहां पर, तो वहां पर जो धर्म के इंटरप्रेटर हैं, पुजारी हैं, जो पादरी हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे तो ग्रह ठीक नहीं चल रहे, अच्छा तुमने तो कुछ, यू नीड सम एक्चुअली प्रेयर्स, बड़ी यू नीड सम चेंजेस, और उस वजह से तुम्हारे लिए हम विशेष प्रेयर करेंगे, जरा इतना पैसा मुझे दे दो और हम प्रेयर करेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क्स करें प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें हालात बदलने पड़ेंगे इस मेटेरियल वर्ल्ड में, आवाज उठानी पड़ेगी, ये सिस्टम किस तरीके से चल रहा है उसको समझना पड़ेगा, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। मेटेरियल वर्ल्ड में बदलाव लाओ, तब जाके हालात बदलेंगे, नहीं तो तुम्हारा बेवकूफ बनाया जाएगा। वो कह रहे हैं रिलीजन एक आइडियल
केस बना देता है कि दिस इज आइडियल बीइंग, दिस शुड बी द वे अ रिलीजियस पर्सन शुड बी, और कोई भी उस आइडियल वे में जी नहीं सकता। और तुम सोचोगे अच्छा मैंने ऐसी गलती कर दी धर्म के हिसाब से, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मार्क्स कह रहे इस वजह से नहीं हो रहा, वो हो किसी और वजह से हो रहा है, तुम बस सोच कर बैठे हो। मार्क्स कह रहे हैं तुम्हारा बेवकूफ इसलिए बनता है कि जो आइडियाज हैं, मार्क्स कह रहे हैं रिलीजन, नेशन को भी आइडिया बता रहे थे मार्क्स कह रहे हैं कि देखो इन आइडियाज की वजह से होता क्या है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है आपको लगता है यार ये भी उसी धर्म का, मैं भी उसी धर्म का हूं, तो हम हैं तो एक ही। मार्क्स कह रहे हैं नहीं हो एक, वो शोषण करता है तुम्हारा, दैट पर्सन इज एक्सप्लॉइटर और तुम एक्सप्लॉइटेड हो। ये रिलीजन का धागा इस वजह से बनाया गया जिससे तुम एक दूसरे में जुड़ाव महसूस करो, बहुत डिफरेंस है तुम में। तो मार्क्स इज एक्चुअली टॉकिंग इन दिस वे। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें दोनों में, तो हमें पता लगता है कि ये केवल गार्जियन क्लास के लिए था, प्लेटो वाला, रूलिंग क्लास के लिए और सोल्जर क्लास के लिए। क्यों था बताया आपको, करप्शन, नेपोटिज्म, प्रॉब्लम वहीं पर थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। ये पूरी सोसाइटी के लिए था मार्क्स वाला, कि पूरी सोसाइटी में ये जो क्लास सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, इसको क्लासलेस बनाना है थ्रू रिवोल्यूशन। कोई डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं होगा, सब कुछ सब में बराबर होगा। वो मैं फर्दर एक्सपेंड करूंगा मार्क्स को, तब समझ में आएगा, लेकिन इतना डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि यहां पर तुम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर प्लेटो का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। प्लेटो ने देखा कि अच्छा एथेंस वीक हो रहा है, तो चलो इस पॉलिटिकल एलिमेंट को, ये जो एथेंस की पॉलिटिक्स कमजोर थी, इंस्टीट्यूशंस कमजोर थे, इनको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक सॉल्यूशन लाया कि प्रॉपर्टी प्राइवेट की जगह कम्युनिज्म हो जाएगा यहां पर गार्जियन क्लास के लिए। लेकिन यहां पर अगर मार्क्स की बात करें, मार्क्स ने देखा प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक है, इनको इतना पैसा नहीं दिया जा रहा कि बस इनका जो अधिकार है वो उनको मिले, कोई अधिकार के लिए खड़ा नहीं है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। तो इनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन्होंने दिया। पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्यों? इन्होंने कहा कि देखो अब जो तुम्हारा शोषण हो रहा है वो केवल कैपिटलिस्ट नहीं कर रहा, वो स्टेट कैपिटलिस्ट का इंस्ट्रूमेंट बनके वो शोषण करा रहा है। कारण जब तुम स्ट्राइक की बात करते हो तो तुम्हें मारने पीटने, तुम्हें जेल में बंद करने कौन आता है? पुलिस आती है। और पुलिस किसके लिए काम कर रही है? उस उद्योगपति के लिए काम कर रही है, राइट? तो इस वजह से वो जो स्टेट है उसका भी इलाज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग। अभी केवल समझो कि कार्ल मार्क्स कह क्या रहा है और प्लेटो कह क्या रहा है, ठीक है? भावनाओं में बह नहीं जाना है क्योंकि अभी कार्ल मार्क्स पूरा नहीं बताया, डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं। मेटेरियल टेम्पटेशन ये एक रीजन था कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं पावर के लिए, पैसे के लिए, रूलिंग क्लास वाले, गार्जियन क्लास, मतलब गार्जियन क्लास, सोल्जर क्लास। अब इसी के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला कि देखो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इस वजह से हम कम्युनिज्म लाना चाह रहे हैं और फैमिली एंड प्रॉपर्टी। लेकिन इनका कहना नहीं, ये सोशल इविल है, ये सिस्टम ही सोशल इविल है। लोग इस वजह से इतना ज्यादा फासला है, ये इस वजह से इनका शोषण हो रहा है क्योंकि समाज में एक सिस्टम बना हुआ है, ये प्रॉफिट एक्यूमुलेशन, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। डिवीजन स्पिरिचुअलिटी, यानी कि यहां पर उन्होंने कनेक्ट किया कि देखो सोल में एक्चुअली सोल का डिवीजन है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और इस वजह से सोशल डिवीजन है। इन्होंने कहा कि नहीं, स्पिरिचुअल वगैरह कुछ नहीं है, इकोनॉमिक डिवीजन है, रिच एंड पुअर। एंड रिच एंड पुअर इस बात से डिसाइड होता है आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है? उन्होंने 3 क्लास बताई, इन्होंने 2 ही क्लास बताई। 3 क्लास बताया था आपको, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और आपकी प्रोड्यूसर क्लास। इन्होंने कहा नहीं, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास, इन्होंने कहा कि ये तो नेचुरल है ना, ये तो हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा नेचुरल नहीं है, एबोलिश करना पड़ेगा ये डिवीजन वर्कर इन कैपिटलिस्ट का, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें वर्कर ने अपनी मेहनत दी, अपना समय दिया है, लाइफ दी है, वो कभी लौट कर नहीं आने वाली उसके पास, तो इसका भी बराबर का अधिकार है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट, प्लेटो कहते हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। वो कहते हैं कि तुम्हें तो, मतलब आसान भाषा में बताऊं आपको, वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो कम्युनिज्म इसलिए लाना चाह रहा हूं प्रॉपर्टी फैमिली का, जिससे कि आप पूरे स्टेट को, एथेंस को अपना ही परिवार समझो। ये कह रहे हैं स्टेट बिक चुकी है, सरकार ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो काम करती है उद्योगपतियों के लिए, तो ये कभी अपनी नहीं हो सकती, तो इसको तो उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। स्टेट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, कह रहे हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी हमें लानी पड़ेगी, यानी कि स्टेट को तो हटाना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे स्टेट को हटाकर चलाएंगे कैसे? मार्क्स का भी बड़ा यूटोपियन कंसेप्ट था। उन्होंने कहा था कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिवोल्यूशन मतलब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में सब कुछ सब में बराबर होगा। एक ऐसा सिस्टम होगा जो जैसा कंट्रीब्यूट करेगा इस सिस्टम में उसको अपनी जरूरत के हिसाब से वैसा मिलता रहेगा। कुछ ऐसा जैसे कि मैंने अभी आपको ओशो रजनीशपुरम वाले एग्जाम्पल में दिया था, जिसका जो काम है वो करते रहो, आपकी जरूरतें उस सिस्टम से पूरी होती रहेंगी, कोई और आपकी जरूरत पूरा करेगा। पीपल शुड ओबे द स्टेट इवन इफ इट इज रॉन्ग, क्योंकि स्टेट एंड लॉ दे आर सुप्रीम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तभी ये सिस्टम चल पाएगा। मार्क्स कह रहे नहीं, ओबे करने की जरूरत नहीं है, अगर कानून गलत है तो रिवोल्ट करना पड़ेगा। इफ लॉ बिकम्स इनजस्टिस देन रिबेलियन बिकम्स योर ड्यूटी, राइट? तभी अपना उद्धार कर पाओगे। दिस इज व्हाट
मार्क्स वाज सेइंग। अगर यहां तक ये सब क्लियर समझ में आ गया हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। अल्ट्रा क्लियर। एजुकेशन, प्रॉपर्टी, प्लेटो का आइडिया, मार्क्स का आइडिया समझ में आ गया। अभी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, देखिए पीएसआर ऑप्शनल कोर्स 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, मींस कल का टाइम है बस हमारे पास। डे आफ्टर टुमारो यानी कि 18th को शार्प 1 PM आई एम स्टार्टिंग पीएसआर ऑप्शनल बैच। आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पर्सनल गाइडेंस थ्रू लाइव डाउट सेशन, लाइव इंटरेक्शन इन क्लास, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं इस तरीके से ऑडियो वीडियो के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं क्लास में। हैंड रिटन नोट्स, हैंडआउट्स जिसमें कि जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह आपको कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, आंसर राइटिंग भी वहीं पर होगी। तो ये बैच आप यहाँ पर studyik.com पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फीस आपको 17,999 शो हो रही है, लेकिन बाय नाउ करके आप त्यागी लाइव ये कोड यूज करेंगे, TYAGI त्यागी लाइव अभी यूज करेंगे ये कोड। एडमिशंस आर ओपन क्योंकि डे आफ्टर टुमारो वी आर स्टार्टिंग, तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 12,500 रिड्यूस हो जाएगा, नॉट 18,000, जस्ट 12,500 ऑल कोर्स। और 5 महीने का हमारा कोर्स है, लेकिन जो वीडियोस होंगी कोर्स की वो 18 महीने के लिए, यानी कि 1.5 साल तक आपके पास रहेंगी। जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हैं, कंटेंट जो अपडेटेड होता रहेगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ उसी में आपको मिल रहा है। स्टडी IQ एक्चुअली रिवोल्यूशनाइज करना चाहता है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को। इससे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी, इट वाज नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स जो डिजर्व करते थे, जिनको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। तो ऐसे में सोचते चलो पैसा कमाने लग जाए, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे, और कई बार फिर वो जीवन की आपाधापी में कहीं और ही मोड़ ले लेते थे और फिर समय निकल जाता था। लेकिन अब सभी डिजर्व करते हैं इस एजुकेशन को, जो बेस्ट होगा वही पहुंचेगा इस देश को चलाने वाली पोजीशन पर। तो स्टडी IQ क्वालिटी एंड दिस अफोर्डेबिलिटी का एक मिक्स लेकर आया है, विच आई हैव नॉट सीन बिफोर। मुझे भी 7.5 साल हो गए, 8 साल हो जाएंगे अब, तो क्या कहते हैं पढ़ाते हुए, लेकिन आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ सेटअप। फैकल्टी जबरदस्त, कंटेंट जबरदस्त, सब कुछ आपके लिए सपोर्ट। बैच 4 अगर GS फाउंडेशन आपको करना है, क्योंकि GS इज लाइक रूट, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। बैच 4 स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपके सामने आ जाएगा। यहां पर फीस आपको 24,500 शो हो रही है। बाय नाउ करेंगे, त्यागी लाइव ये कोड यूज करेंगे तो ये फर्दर आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा और आपके लिए 18,500 में ये फुल कोर्स अवेल हो जाएगा। 10 महीने का कोर्स है, 900+ आवर्स, 10 महीने का कोर्स, 18,500। इट इज लाइक पर मंथ इट इज लाइक 1850, और पर डे की बात करें तो कितना हो गया ये, तो लाइक 70-80 रुपीज से भी बहुत कम हो गया, मतलब। तो ऐसे में, और इतने में आपको डेली 3 आवर की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी इसी में मिल रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें मिल रही है, वीकेंड टेस्ट इसमें मिल रहे हैं, मेंटर्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जैसे हमारे फॉर्मर कोल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल स्वरूप, वो आपके कोर मेंटर होंगे जो अपने सेशंस लेते हैं, ज्ञानवानी सेशन, जिससे कि आप की जो प्रॉब्लम्स है तैयारी के दौरान उनके साथ शेयर कर सकें, वो आपको गाइड कर सके। साथ में 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये बेस्ट मुझे लगा है। क्या, मान लीजिए कोई डाउट है आपको, अब आपने आधा घंटा लगा दिया उस डाउट के बारे में सर्च करने के लिए गूगल पर, इससे बेस्ट होता कि आपके पास एक नंबर है जो आपका पर्सनल एलोकेटेड मेंटोर है। व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए उसको कि ये डाउट है मुझे। अब क्योंकि वो फील्ड एक्सपर्ट है, वो आपके डाउट को इमीडिएटली रिजॉल्व कर देगा। तो आपको नहीं लगता कि आपका कितना सारा समय बच जाएगा इससे, और अल्टीमेटली समय तो बचाना है, तभी तो स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस GS फाउंडेशन बैच। 22 अगस्त से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, इंडियन पॉलिटी। तो अभी मैं वानी को देता हूं यही विराम, और आपके क्या व्यूज हैं प्लेटो के इस डिस्कशन पर। क्या आप चाहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली आए हमारे देश में, तब जाकर सोल्यूशन होगा? तो अपने व्यूज आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एसे, एथिक्स हर जगह काम आने वाला है। जो बेस्ट आपके कमेंट्स होंगे उनको पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि अदर कब, मतलब ये तो कितने ही सालों तक ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पर। तो अगर आपका कमेंट बेस्ट है, आपके आइडियाज बेस्ट हैं फॉर द इंडिया एंड योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस डिस्कशन ऑन प्लेटो, तो आपके कमेंट्स को पिन कर दिया जाएगा, तो आपका नाम सबसे ऊपर वहां शो होता रहेगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ख्याल रखिए।